Welcome to all of you in my YouTube channel Sanjeev Chemistry Classes, Bhagalpur. Today we are going to study about the syllabus of class 12. Okay, today we are going to study about the syllabus of class 11. क्योंकि 12 की पढ़ाई तो हो रही थी, बहुत दिन से क्लास 12 की पढ़ाई चल रही थी और बच्चों का फ़ोन आ रहा है कि सर हम लोग जो है मैट्रिक पास किए हैं, 10th पास किए हैं, चाहे वह बिहार बोर्ड से हो, झारखंड बोर्ड से हो, CBSE बोर्ड से हो, ICSE बोर्ड से हो, जो बच्चे 10th पास कर चुके हैं लॉकडाउन के कारण उनकी पढ़ाई बाधित हो गई। तो अभी पढ़ाई जारी रखने का एकमात्र साधन डिजिटल ही है। इसमें हम आप लोगों को YouTube के माध्यम से क्लास 11 की जानकारी देंगे। उसमें जो जो रिलेटेड चैप्टर्स हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे, 1 by 1 स्टडी करेंगे। ओके, तो अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। फॉर दोज स्टूडेंट who has just passed the class 10th. Okay, first of all I want to give the idea about the syllabus of class 11, because syllabus is a mirror of your course. उस सिलेबस के द्वारा ही हम लोगों को कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि कौन कौन सा चैप्टर हम लोग को क्लास 11 में पढ़ना है, कौन कौन सा चैप्टर क्लास 12 में पढ़ना है। ओके, तो आप जान जाइए कि इन क्लास 11 यू हैव टू स्टडी 14 चैप्टर्स। आपको 14 चैप्टर्स या 14 यूनिट क्लास 11 में पढ़ना है और 16 चैप्टर और 16 यूनिट क्लास 12 में पढ़ना है। यहाँ आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा कि क्लास 11 जो है यह पिलर है। यदि पिलर मजबूत नहीं होगा तो उस पर जो मकान बनेगा, उस पर जो बिल्डिंग बनेगा वह वीक होगा, कमजोर होगा। इसीलिए क्लास 11 को आप अच्छी तरह से पढ़िएगा, इसमें किसी तरह को कोताही नहीं कीजिएगा। समझ गए ना? तो किसी भी चीज को स्टार्ट करने के पहले भगवान गणेश की आराधना की जाती है। इसीलिए मैं श्री गणेशाय नमः कह के क्लास 11 स्टार्ट कर रहा हूँ। क्लास 11 ओके, क्लास 11 तो सबसे पहले आप जानिए सिलेबस के बारे में। आपको एक चीज और बता देते हैं, क्लास 10 और 11, 12 दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। 9, 10th में कोई खास बात नहीं है, वहाँ छोटी छोटी पतली पतली किताबें पढ़नी होती है ना। लेकिन 11 और 12 जो है दोनों के बीच गैप बहुत ज़्यादा है, क्वांटम जंप है। देयर इज ए क्वांटम जंप बिटवीन क्लास 10 एंड क्लास 11 एंड 12। दोनों के बीच बहुत ज़्यादा अंतर है। यहाँ केमिस्ट्री जो है आपको 3 पार्ट्स में स्टडी करना है, फिजिकल केमिस्ट्री,
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये 3 पार्ट जो है अपने आप में बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसको अच्छी तरह से पढ़ने की आवश्यकता है और कॉन्सेप्ट लेने की आवश्यकता है। केमिस्ट्री को आप जब तक समझेंगे नहीं तब तक आपको पढ़ने में मजा नहीं आएगा, इसीलिए इसको समझना जरूरी है ना। तो इसके पहले हम थोड़ा सा बुक के बारे में जानकारी दे देते हैं बच्चों कि कौन कौन सा बुक आप खरीदेंगे, है ना। तो सबसे पहला जो है आप एनसीईआरटी की किताब ले लेंगे। एनसीईआरटी क्लास 11 में एनसीईआरटी की 2 बुक है ना, पार्ट 1 या वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2, ये 2 पार्ट है। ये एनसीईआरटी इंग्लिश मीडियम में भी आती है और हिंदी मीडियम में भी आती है। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो एनसीईआरटी को इंग्लिश में खरीदिएगा, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उसको हिंदी में खरीदिएगा। समझ रहे हैं। एनसीईआरटी ये जो है आपका बेसिक बुक है, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे आपको सब्जेक्ट की जानकारी नहीं हो सकती है, इसीलिए इसको पढ़ना जरूरी है। समझ रहे हैं ना। इसमें क्या है आपको बच्चों, थ्योरी है, न्यूमेरिकल्स भी है, थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल है, इसीलिए इसका एक्सरसाइज यदि आप बना लीजिएगा वह हाईली कंसेप्चुअल होता है, उस कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है, इसलिए इसके एक्सरसाइज को जरूर कवर करना है, जरूर बनाना है। इसके अलावा देखिए जो स्टूडेंट आईआईटी का मेडिकल की तैयारी करना चाहते हैं उसके लिए एक अलग से न्यूमेरिकल बुक है। न्यूमेरिकल के लिए जो बुक आती है आरसी मुखर्जी, आरसीएम कहिएगा, केमिस्ट्री में हमको क्या चाहिए, आरसीएम, आरसी मुखर्जी की चाहिए। ये न्यूमेरिकल की किताब है। ये किताब जो है आपको 11 और 12 दोनों में काम देगा। ओके, 11 का जो चैप्टर है उसका न्यूमेरिकल हम इससे बनाएंगे, जब 12 में जाएंगे उससे रिलेटेड जो चैप्टर है उसको बनाएंगे। ये दोनों मेन बुक हुआ बच्चों, समझ गए। इसके अलावा देखो हेल्पिंग बुक होता है, सहायक किताब। सहायक किताब में तुमको क्या है कि ढेर सारा मार्केट में बुक है। प्रदीप का आता है, कम्प्रिहेंसिव आता है, लूसेंट का है, एबीसी का आता है, दिनेश का आता है, सब एक ही बुक है। आप कोई भी किताब एक ठो खरीद लीजिए, वह सहायक किताब है जो आपको एनसीईआरटी को समझने में मदद करेगा। समझ रहे हैं ना। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मेन बुक मेरा एनसीईआरटी है, वो मेरा क्या है, हेल्पिंग बुक। हेल्पिंग बुक में आप कोई एक ठो ले सकते हैं, कहीं कोई बात नहीं। ओके, ये दोनों बुक आप पहले खरीद लीजिएगा, उसके बाद आपको पढ़ने में आनंद आएगा, मजा आएगा। तो सिलेबस की जानकारी दे देते हैं बच्चों। सिलेबस ऑफ क्लास 11। सिलेबस का अर्थ होता है पाठ्यक्रम। सिलेबस समझिए, बहुत बच्चे बिहार बोर्ड के बच्चे जो होंगे, बहुत बच्चे सिलेबस का अर्थ नहीं समझते हैं कि पाठ्यक्रम या सिलेबस कहते हैं किसको। जिस प्रकार से हम लोग मिरर में, दर्पण में, आईना में अपना चेहरा देखते हैं, उसी प्रकार से सिलेबस में हम लोग ये देख पाते हैं कि क्लास 11 में कौन कौन सा चैप्टर स्टडी करना है और उस चैप्टर के अंदर कौन कौन सा सब टॉपिक्स है ना। एज फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर आप 9th 10th में भी पढ़े होंगे,
वहाँ बेसिक बात, और वही एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको 11 में भी पढ़ना। यहाँ जो बातें हैं उससे ज़्यादा है, जो आप पढ़ लिए हैं उसके बाद का पार्ट पढ़ना। वही जब आप बीएससी में जाइएगा वहाँ भी एटॉमिक स्ट्रक्चर है, वहाँ क्या पढ़ना है, जो 11th में पढ़ लिए, जो आईएससी में पढ़ लिए, उसके आगे की चीज़ पढ़ना है, आगे का मैटर पढ़ना है। एमएससी में जब जाएंगे वहाँ भी एटॉमिक स्ट्रक्चर है, उसके आगे का चीज़ है। इसीलिए एटॉमिक स्ट्रक्चर सिर्फ कह देने से काम नहीं चलता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है इसकी भी जानकारी हमको किसमें मिलेगा, सिलेबस में मिलेगा। इसीलिए सिलेबस की जानकारी होना जरूरी है। ओके, और आप समझ लीजिए कि जो 11 और 12 दोनों को सिलेबस, 11 और 12 जो है दोनों का सिलेबस मिला दीजिए। वही सिलेबस है किसका, आईआईटी का, वही सिलेबस है किसका, मेडिकल। समझ रहे हैं ना, मैंने आईआईटी मेडिकल के लिए 11-12 नहीं होता है, वहाँ 11 और 12 दोनों मिला दीजिए। 14 चैप्टर 11 का, 12 चैप्टर जो है 12 का है, 14 चैप्टर 11 का और 16 चैप्टर 12 का, दोनों मिला दीजिए 30 चैप्टर, 30 चैप्टर। ये 30 चैप्टर से आपको क्वेश्चन आएगा किसमें, आईआईटी में और मेडिकल में। इसीलिए आप 11 को इग्नोर नहीं कीजिएगा। 11 इग्नोर करने के बाद क्या होगा, एक तो 12 समझ में नहीं आएगा, एक लॉस, और दूसरा लॉस क्या होगा कि आप जो है आईआईटी, जेईई और नीट, इसको मेडिकल एग्जाम करते हैं, आप उसको क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। इसीलिए इसको समझना जरूरी है। तो देखिए इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है आप, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री ना, रसायन की मूलभूत अवधारणाएं, रसायन की मूलभूत अवधारणाएं, ये चैप्टर का नाम। अब देखो इसमें क्या पढ़ोगे, इस चैप्टर में कोई विशेष बात नहीं है, जो चीज आप 9th में 10th में पढ़े हैं वही चीज इसमें। 9th 10th में आप पढ़े एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, आयंस किसको कहते हैं, ये सब पढ़े हो कि नहीं। एलिमेंट उसका सिंबल क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, इसके बारे में जानेंगे। उसी में हम लोग जो है मैटर के बारे में पढ़ेंगे। मैटर में क्लासिफिकेशन है, फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन, 8, 9, 10 सब में पढ़ा होगा बच्चों, है ना। फिजिकल क्लासिफिकेशन सॉलिड लिक्विड गैस है, केमिकल क्लासिफिकेशन इस तरह से उसको क्लासिफाई करते जाते हैं, समझ रहे हैं ना। इसी में मिक्सचर आता है, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, यही सब बेसिक बात इसमें पढ़ना है। मुख्य रूप से ये 9th और 10th का चीज ही है। अलग बात है कि बिहार बोर्ड के बच्चे ध्यान दे के नहीं पढ़ते हैं, उसको हम पढ़ाएंगे तो तुमको लगेगा कि सर कुछ नया चीज पढ़ा रहे हैं, लेकिन इसमें नया चीज कुछ नहीं है। 9th 10th के बुक में दिया हुआ है। जो बच्चे अच्छी तरह से 9th 10th पढ़े होंगे उनको लगेगा कि सर वही बात पढ़ा रहे हैं जो बात हम जानते हैं। और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो 9th 10th को अच्छी तरह से पढ़ते हैं, उनके लिए कुछ नया नहीं बुझाएगा कि हम इसमें कोई नया चीज पढ़ते। नया चीज थोड़ा सा मिलेगा आपको, मोल कॉन्सेप्ट पर जो न्यूमेरिकल बताएंगे, यहाँ हम आपको आईआईटी लेवल से लेकर मेडिकल लेवल तक बताएंगे। 11 लेवल, मेडिकल लेवल, आईआईटी लेवल तक का न्यूमेरिकल हम बताएंगे आपको। किस मोल कॉन्सेप्ट में, जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का ही क्या है, हिस्सा है। समझ रहे हैं ना। मुख्य रूप से इसमें मोल कॉन्सेप्ट के बारे में स्टडी करना। मोल के बारे में तो आप समझते ही होंगे, 7 बेसिक एसआई यूनिट है ना, आप पढ़े होंगे। 7 बेसिक एसआई यूनिट है, लेंथ, मास,
केजी, लेंथ, मास, टाइम, है ना। उसके बाद क्या है, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ओके, तो लेंथ का ऐसा यूनिट समझे करता है मीटर, मास का क्या होता है केजी, किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, जानते ना बच्चों, टाइम के यूनिट सेकेंड भी होता है, मिनट भी होता है, आवर भी होता है, ईयर भी होता है, मंथ भी होता है, वीक भी होता है, लेकिन ऐसा यूनिट किसको मानते हैं, सेकेंड। यही सब ऐसा यूनिट है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में। क्या किया गया है, लेंथ मन हुआ लंबाई, लंबाई की यूनिट सेंटीमीटर भी होता है, मीटर भी होता है, किलोमीटर भी होता है, माइल भी होता है, गाँव देहात में कोस बोलते हैं वह भी होता है, लेकिन ऐसा यूनिट बच्चों किसको माना गया है, मीटर। लेंथ मतलब लंबाई की यूनिट क्या हुआ, मीटर। मास मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान की इकाई क्या है, तो द्रव्यमान की इकाई ग्राम भी होता है, केजी भी होता है, क्विंटल भी होता है, पसेरी भी होता है, मन भी होता है, टन भी होता है, लेकिन ऐसा यूनिट किसको माना गया है, बताओ, केजी। किसको माना गया है, केजी। सिमिलरली टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड, ये तो बेसिक है, जानबे करता है। फोर्थ देखिए टेम्परेचर मतलब ताप, ताप की इकाई क्या होता है, ढेर सारा इकाई है, डिग्री सी भी है, केल्विन भी है, रैंकिन भी है ना, लेकिन हम लोग किसको लेते हैं, केल्विन। ओके, करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट की यूनिट क्या है भैया, एम्पियर। विद्युत धारा की इकाई क्या है, एम्पियर। उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, इसकी इकाई क्या है, कैंडेला। इसकी इकाई क्या है बच्चों, कैंडेला। ज्योति तीव्रता अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसकी इकाई क्या है, कैंडेला। और सेवंथ जो है, जो केमिस्ट्री का पार्ट है, जो केमिस्ट्री का पार्ट है ना, यह क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का अर्थ क्या हो, पदार्थ की मात्रा। इसकी इकाई क्या होता है, मोल। इसकी इकाई क्या होता है, मोल। तो मुख्य रूप से इसमें हमको क्या पढ़ना है, मोल के बारे में पढ़ना। आया समझ में, मुख्य रूप से इसमें किसके बारे में पढ़ना भैया, मोल के बारे में पढ़ना है। अब बाकी तो एटम, आयन, मॉलिक्यूल क्या है, एलिमेंट क्या है, मेटल क्या है, मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड क्या है, मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, यही सब बेसिक बात है, इसमें कोई खास बात नहीं है। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, समझ रहे हैं ना, ये सब की स्टडी करना है। लेकिन मोल कॉन्सेप्ट को यहाँ हम अच्छी तरह से स्टडी करेंगे, इससे न्यूमेरिकल आता है क्वेश्चन, है ना। अब देखो थोड़ा सा हम आपको जानकारी दे देते हैं। मोल, अच्छा मोल कॉन्सेप्ट अलग से स्टडी करेंगे। चलो दूसरा देखो चैप्टर है भैया, इसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, या इसी कहते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें परमाणु की संरचना, एटम मतलब परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या स्टडी करेंगे, ऑर्बिट क्या होता है, सब ऑर्बिट क्या है, ऑर्बिटल किसको कहते हैं, क्वांटम नंबर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है, हुन्स रूल क्या है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है, समझे ना। इसके अलावा इसमें पढ़ना है डी ब्रॉगली इक्वेशन किसको कहते हैं, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या है। ओके, उसके बाद श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है, इस तमाम चीज़ों की जानकारी हम लोगों को किस में मिलेगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम जिस ऑर्बिट में मूव करता है उसका एनर्जी कितना, उस इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कितना, उस ऑर्बिट का रेडियस कितना, तमाम चीज़ की जानकारी किसमें मिलेगा भैया, इस चैप्टर में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसी में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ना है। इसी में हम लोगों को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ना है।
लैमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फंड सीरीज, हम्फ्री सीरीज, ये सारा चीज की जानकारी हमको मिलेगा किसमें? स्ट्रक्चर ऑफ एटम। थर्ड देखो चैप्टर जो पढ़ना है, इसको हम लोग कहते हैं पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल, इसको हिंदी में कहते हैं आवर्त सारणी। पीरियोडिक टेबल हिंदी में क्या बोलेंगे भैया? आवर्त सारणी। आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल देखे हो कि नहीं देखे? तो यही है बच्चों आवर्त सारणी, इसी को अंग्रेजी में बोला जाता है पीरियोडिक टेबल, है ना। इसमें क्या पढ़ेंगे? देखो पीरियोडिक टेबल के लिए वर्टिकल लाइन है ना, ऐसे ऐसे खड़ा लाइन जो है, इसको बोला जाता है ग्रुप। क्या बोलते हैं? ग्रुप। और ग्रुप की संख्या कितना है? देखो 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 इस तरह से गिनते गिनते लास्ट में कितना होता है? 80। यानी ग्रुप की संख्या कितना है? 80। उसके बाद ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ऐसे है, इसको बोला जाता है पीरियड। और पीरियड की संख्या कितना है? 7। इसके बारे में है ना। एटॉमिक रेडियस जो किसी ग्रुप में कैसे कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है, किसी पीरियड में एटॉमिक रेडियस का मान कैसे बढ़ता है, कैसे घटता है, स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या है, लैटिस एनर्जी किसको कहते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, इसकी जानकारी हमको किसमें मिलेगा? पीरियोडिक टेबल में मिलेगा, आवर्त सारणी। समझ में आया ना? आपको हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस चैप्टर में क्या पढ़ना, समझ रहे हैं। फोर्थ चैप्टर देखिए आपका है केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंधन। केमिकल बॉन्डिंग हिंदी में क्या बोलते हैं? रासायनिक बंधन। इसमें क्या पढ़ेंगे बच्चों? इसमें पढ़ेंगे कि एटम अनस्टेबल होते हैं, किस प्रकार से दो एटम आपस में सहयोग करके मॉलिक्यूल को फॉर्मेशन करता है, किस प्रकार से दो एटम सहयोग करके कंबाइन करके मॉलिक्यूल का निर्माण करता है, अणु का निर्माण करता है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। इसी चैप्टर में पढ़ेंगे कि बॉन्ड कैसे कैसे बनता है। बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन के लॉस से, या इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से, या इलेक्ट्रॉन के कोऑर्डिनेशन से। ओके, इलेक्ट्रॉन के लॉस गेन से बनेगा आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट करेगा क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम, डेस्पर थ्योरी, ओके, हाइब्रिडाइजेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, इन तमाम चीज की जानकारी हम लोगों को किसमें मिलेगा? बताओ, केमिकल बॉन्डिंग। समझ में आया? आपको हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस चैप्टर में आपको क्या क्या चीज पढ़ना है। फोर्थ हो गया। अब देखिए फिफ्थ चैप्टर जो है आपका, फिफ्थ चैप्टर जो है आपका केमिकल इक्विलिब्रियम, रासायनिक साम्यावस्था। केमिकल इक्विलिब्रियम हिंदी क्या हुआ? रासायनिक साम्यावस्था। इसमें हम लोगों को जो पढ़ना है, कोई भी केमिकल रिएक्शन होता है, इसमें रिएक्टेंट जो है, कुछ केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट जो है 100% प्रोडक्ट में बदल जाता है। ऐसे रिएक्शन कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। और कुछ रिएक्शन ऐसा होता है कि रिएक्टेंट का कुछ भाग प्रोडक्ट में बदलता है ना, और प्रोडक्ट जो है पुनः रिएक्टेंट में बदल जाता है। यानी रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में बदलने का रेट और प्रोडक्ट के रिएक्टेंट में बदलने का रेट कुछ समय के बाद क्या होता है? एक दूसरे के इक्वल हो जाता है, एक दूसरे के बराबर हो जाता है ना।
तो उस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम एक सिचुएशन है, एक कंडीशन है जिसमें किसी केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट के प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का रेट या वेलोसिटी तथा प्रोडक्ट का रिएक्टेंट में कन्वर्ट करने का रेट या वेलोसिटी एक दूसरे के इक्वल हो जाता है, तो इस सिचुएशन को इक्विलिब्रियम कहते हैं। और चूंकि ये इक्विलिब्रियम केमिकल सब्सटेंस के बीच आता है, इसीलिए नाम क्या है? केमिकल इक्विलिब्रियम। इसमें हम लोग पढ़ेंगे, स्टडी करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में, ली चटेरियर प्रिंसिपल के बारे में पढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम, ये सब के स्टडी हम करते हैं किसमें? केमिकल इक्विलिब्रियम। उसके बाद देखो बच्चों है स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर मतलब पदार्थ की अवस्थाएं। मैटर पदार्थ, एज यू नो व्हाट इज मैटर? 7-8 क्लास की चीज है। मैटर किसको कहते हैं? पदार्थ। ये हमारे हाथ में जो है ना, ये पेन, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ मैटर। एनीथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस, जैसे यही देखो पीरियोडिक टेबल जो है हमारे हाथ में, यही क्या हुआ? मैटर। ये क्या करता है? ये स्पेस में इतना स्थान छेकता है। जैसे ये है ना, देखो अभी हमारा फेस तुमको दिखाई पड़ रहा है ना, इसको ऐसे कर दिए बीच में, तो मेरा फेस दिखाई पड़ रहा है नहीं ना? ये क्या किया? स्पेस में इतना स्थान को कवर कर दिया, छेक दिया। तो कोई भी वस्तु, एनीथिंग जिसमें कुछ मास हो, मास होगा क्या होगा? प्रेशर डालेगा, जो स्पेस में कुछ स्थान छेकता हो और जिसकी उपस्थिति हमें अनुभव होती है, जिसकी प्रेजेंस में उपस्थिति हमें अनुभव होती है, उसे क्या कहते हैं? मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट का अर्थ हुआ अवस्था, पदार्थ की अवस्था के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आप जानते हैं कि नेचर में, प्रकृति में कुछ पदार्थ क्या है? जैसे ये हमारे हाथ में सॉलिड है, ये वॉच जो है ये क्या है? सॉलिड है, ये रिंग जो है हाथ में क्या है? सॉलिड है, कुछ सॉलिड होता है। पानी हम लोग पीते हैं, तो वाटर भी क्या है? पदार्थ है, लेकिन किस रूप में है? लिक्विड के रूप में। ओके, कोयला जलाते हैं, सॉलिड है, उसको जलाने से गैस जो काला काला धुआं निकलता है वो कार्बन डाइऑक्साइड, वह कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैस। यानी नेचर में मैटर मुख्य रूप से पाया जाता है, कुछ सॉलिड में, कुछ लिक्विड में, कुछ गैस के रूप में पाया जाता है। इसके बारे में पढ़ना। आप कहोगे सर प्लाज्मा भी होता है, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट भी होता है, लेकिन प्लाज्मा स्टेट नेचर में तो नहीं पाया जाता है। वह पाया जाता है सन एंड स्टार पर, जहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई है। ओके, और आर्टिफिशियली हम उसको बना सकते हैं। आर्टिफिशियली प्लाज्मा स्टेट को हम बना सकते हैं, लेकिन नेचर में वह नहीं पाया जाता है। नेचर में हुआ प्रकृति, प्रकृति में यह पाया जाता है सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। ओके, तो इसमें बता देते हैं खास करके ये जो है गैसियस स्टेट हम लोग को पढ़ना है 11th क्लास में। ओके, सॉलिड स्टेट पढ़ना है कहाँ? 12th क्लास। और लिक्विड स्टेट जो है मुख्य रूप से यह फिजिक्स का पार्ट है, सरफेस टेंशन विस्कोसिटी जो आप पढ़ते होंगे ना, इसी का पार्ट है। इसके बाद देखिए 7th चैप्टर, थर्मोडायनामिक्स। थर्म मतलब होता है हीट, और डायनामिक मतलब होता है मोशन, है ना? थर्मो माने हीट, एनर्जी, और डायनामिक माने क्या हुआ? मोशन। तो जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है, एनी केमिकल रिएक्शन हैपेंस, जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है उसमें एनर्जी का ट्रांसफर होता है।
वह एनर्जी जो है सिस्टम से सराउंडिंग में जाता है या सराउंडिंग से सिस्टम में आता है। ओके, तो कोई भी केमिकल रिएक्शन के पूर्ण होने के बाद उसमें एनर्जी, उसके एनर्जी में क्या चेंजेस हुआ, इसके बारे में स्टडी हम लोग केमिस्ट्री के जिस चैप्टर में करते हैं उसको थर्मोडायनामिक्स कहते हैं। कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसा होता है जिसको कंप्लीट होने के बाद हीट निकलता है, हीट या एनर्जी क्या होता है, निकलता है। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट क्या होता है, एनर्जी निकलता है। तो ऐसे रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहा जाता है। लेकिन कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसा होता है जिसको होने के बाद हीट का एब्जॉर्प्शन होता है, हीट का अवशोषण होता है। तो ऐसे रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन या ऊष्माशोषीय अभिक्रिया कहा जाता है। इस सब की स्टडी हम लोग करेंगे थर्मोडायनामिक्स। Thermodynamics is completely based on human experience. It has certain law, which is known as first law of thermodynamics, second law of thermodynamics, third law of thermodynamics, and zeroth law of thermodynamics. Okay, all these laws are studied under the heading of thermodynamics. Okay, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये, फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है ना। और ये जो है फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे मुख्य चैप्टर जो है वह है थर्मोडायनामिक्स। उसके बाद देखिए एक चैप्टर आता है रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन है ना। रेड मना हुआ रिडक्शन, ऑक्स मना ऑक्सीडेशन। कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसा होता है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होता है। ऐसे रिएक्शन को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें आपको रिएक्शन को बैलेंस करने के बारे में सिखाएंगे। कहोगे सर हमको तो रिएक्शन बैलेंस करने के लिए आता है, तो आप क्या पढ़ाएंगे? हम वो चीज़ पढ़ाएंगे जो चीज़ आप नहीं जानते। ओके, हियर वी हैव टू बैलेंस द इक्वेशन on the basis of oxidation number. ओके, ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पर हम लोग किसी रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, किसी रिएक्शन के बारे में जानेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। किस रिडक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, जेईई सब में क्वेश्चन अक्सर पूछता है। 11-12 सब में भी क्वेश्चन पूछता है। कोई कंपाउंड दे देगा, जैसे मान लो KMnO4 दे दिया, यहाँ कहेगा Mn का, KMnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, उसको निकालना है ना। K2Cr2O7 में पूछेगा क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। ये सब की जानकारी आपको इसमें मिलेगा, रेडॉक्स रिएक्शन। ओके, ये 8 चैप्टर जो है इसको मुख्य रूप से फिजिकल केमिस्ट्री में रखा गया है ना, इसको फिजिकल केमिस्ट्री में रखा गया। 9th जो है देखो इसमें हाइड्रोजन के बारे में पढ़ना, हाइड्रोजन के बारे में पढ़ना। हाइड्रोजन का नाम सुना होगा आप। हाइड्रोजन के बारे में पढ़ना है कि हाइड्रोजन को कैसे बनाते हैं, हाइड्रोजन को कैसे बनाया जाता है, हाइड्रोजन के कौन कौन से आइसोटोप हैं, नाम सुना होगा, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। यह हाइड्रोजन के क्या है, आइसोटोप। हाइड्रोजन के कंपाउंड के बारे में पढ़ना है, H2O के बारे में पढ़ना है, H2O2 के बारे में पढ़ना है। इस तमाम चीज़ की जानकारी हम लोग को किसमें मिलेगा, हाइड्रोजन चैप्टर के नाम है। उसके बाद देखो 10th में है S ब्लॉक एलिमेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे। पीरियोडिक टेबल जो है आपको बताए हैं कि पीरियोडिक टेबल को जो है देखो 4 भाग में बांटा गया है ना। अभी तुरंत बताए कि वर्टिकल लाइन को ग्रुप कहते हैं,
आवर्त सारणी के उदग्र कतार को क्या कहते हैं? ग्रुप। ग्रुप टोटल 18 है ना। इसमें देखो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस में प्रवेश करता है, जिसे एस ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। ओके, उसके बाद देखो है यहाँ ग्रुप 13 से लेकर ग्रुप 18 तक का अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में प्रवेश करता है, उसे पी ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। पी ब्लॉक में होगा समूह, पी ब्लॉक का तत्व कहा जाता है। इसमें 6 ग्रुप। इसमें देखो ग्रुप जो है 13 और ग्रुप 14 ये 11th में पढ़ रहा है, और ग्रुप 15, 16, 17, 18 जो है हमको 12 में पढ़ना है। ओके, यह सब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है बच्चों। इट इज पार्ट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट है ना। यहाँ हम लोग को पढ़ना है क्या? ग्रुप 13, ग्रुप 14, जीपी में होगा ग्रुप 13 और ग्रुप 14 के बारे में पढ़ना। ये मुख्य रूप से ये 3 चैप्टर जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है और कार्बनिक रसायन का पार्ट है। और शुरू में जो 1 to 8 चैप्टर लिखे वह फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। यानी कि केमिस्ट्री का तो पार्ट बहुत सारा है, लेकिन बेसिक पार्ट केमिस्ट्री का 3 ही है: फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो 1 to 8 तुम्हारा होगा फिजिकल केमिस्ट्री। अब क्या है बताएंगे, नाम तो सुना ही होगा, हिंदी में कहते हैं भौतिक रसायन। दूसरा जो है 9th से लेकर 11 इसको कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और कार्बनिक रसायन। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे ये नहीं कहिएगा कि सर हिंदी नहीं, तो हाइड्रोजन को हिंदी में क्या कहेंगे? हीलियम। कि हाइड्रोजन की हिंदी हाइड्रोजन होगा। समझे हम क्या बोलते? यही ना लिखेंगे, हाइड्रोजन। ओके, तो सो देयर इज नो बेसिक डिफरेंस बिटवीन हिंदी एंड इंग्लिश, especially in chemistry. Okay, here you have to understand what is the chemistry hidden behind any facts. Okay, इससे कोई मतलब नहीं कि हाइड्रोजन को आप ऐसे लिखे कि ऐसे। एस ब्लॉक एलिमेंट, इसको भी हिंदी में वही कहेंगे, एस ब्लॉक एलिमेंट की हिंदी क्या होगा? तत्व। एस ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, यही हिंदी हुआ। हिंदी अंग्रेजी एक ही चीज। हिंदी ऐसे बोल ही देते हैं, समझ रहे हैं ना। हिंदी आपको बोल ही देते हैं। जब क्लास हम लेंगे तो वहाँ हिंदी में भी लिख देंगे, अंग्रेजी में भी लिख देंगे, दोनों लिख देंगे, ताकि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट सिर्फ इंग्लिश लिखिएगा और हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट होंगे वह हिंदी अंग्रेजी दोनों लिखिएगा। क्योंकि जब तक अंग्रेजी नहीं पढ़िएगा तब तक आप अच्छे बुक के स्टडी नहीं कर पाओगे। कोई भी अच्छा बुक जो है वह इंग्लिश मीडियम की। मान लो इंटर पास करने के बाद IIT कॉलेज में जाओगे, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे, मेडिकल कॉलेज में जाओगे, वहाँ पर आपको इंग्लिश में ही बुक पढ़ना है बच्चों, वहाँ आपको हिंदी में नहीं मिलेगी। इसलिए नहीं कहिएगा कि भागलपुर में सर हम हिंदी में पढ़ के आए हैं, इसीलिए हम जो पास कर गए मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, हमको हिंदी में पढ़ाइए। हिंदी में ना ही तुमको एक भी बुक मिलेगा और ना ही हिंदी में कोई टीचर पढ़ाएगा। समझ रहे हैं ना। चूँकि आप बिहार बोर्ड से आए हैं, इसीलिए हम जो पढ़ाएंगे आपको अंग्रेजी लिख देंगे और फिर उसके नीचे हिंदी लिख देंगे, ताकि आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों की जानकारी हो जाए। और इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं वह सिर्फ इंग्लिश लिखिएगा, हिंदी नहीं लिखिएगा। समझ रहे हैं ना। उसको हिंदी पढ़ने में बढ़िया नहीं लगेगा। ओके, उसके बाद देखो ये 12 में जो है इसमें पढ़ना हम लोग को बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री,
बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक बात जानेंगे कि नोमेनक्लेचर क्या होता है। नोमेनक्लेचर सभी से आता है। बेसिक ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर क्या है, आइसोमेरिज्म क्या है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, इसके बारे में जानेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, हाइपर कंजुगेशन किसको कहते हैं, मेजोमेरिक इफेक्ट क्या है, रिजोनेंस क्या है, ये तमाम जानकारियाँ आपको मिलेगा इसमें बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसी को आप कह सकते हैं बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसी को हम शॉर्ट में लिख दिए बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मूलभूत जानकारी। इसी में पढ़ना आपको कार्बोकेटाइन क्या है, कार्बोएनाइन क्या है, नाइट्रीन क्या है, कार्बिन क्या है, तमाम जानकारी यही मिलेगा। ओके, उसके बाद देखो इसमें 13 चैप्टर जो है हाइड्रोकार्बन पढ़ना। हाइड्रोकार्बन के बारे में पढ़ना। हाइड्रोकार्बन का नाम सुना ही होगा। हाइड्रो माने हाइड्रोजन, कार्बन कार्बन। वैसा कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बना होता है उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे देखो इथेन C2H6, CH4, methane. This compound is formed by the combination of carbon and hydrogen only. This is known as ethane. This ethane is formed by the combination of 2 atoms of carbon and 6 atoms of hydrogen. And when these two elements, carbon and hydrogen, combine together in a proper ratio, then it forms ethane. This compound is formed by carbon and hydrogen only, so it is example of hydrocarbon. On the other hand, this compound is known as methane. CH4 is known as methane. This compound is formed by 1 atom carbon and 4 atom hydrogen. When carbon and hydrogen combine in a fixed ratio, then it forms CH4. They are the examples of hydrocarbon. In this section we have to study ethane, methane, ethane, ethene, ethylene, benzene, C6H6, benzene, सब कार्बन और हाइड्रोजन से बना है। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, इसका क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है, क्या केमिकल प्रॉपर्टीज है, इन तमाम चीज़ की जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। किसमें, हाइड्रोकार्बन से। ओके, ये 13 चैप्टर्स हो गया बच्चों। एंड लास्ट चैप्टर है आपका एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री या एनवायरमेंटल केमिस्ट्री इसको कहते हैं हिंदी में पर्यावरणीय रसायन। पर्यावरणीय रसायन, इसमें हम लोग पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, पेट्रोल जलता है, डीजल जलता है, गैस निकलता है, सल्फर निकलता है ना। ढेर सारा इंडस्ट्री है, नाइट्रोजन निकलता है, कार्बन निकलता है। अब वातावरण में क्या है, ऑक्सीजन। सल्फर ऑक्सीजन के साथ संयोग करके बनाया सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन बनाया कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ संयोग करके बनाया नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ओके, और जब वर्षा के चला गया कहाँ, वातावरण में। और जब वर्षा के दिन में बारिश होती है, अभी वर्षा का सीजन है, ये रेनी सीजन है, उधर से जो वर्षा होती है H2O गिरता है। तो वो H2O क्या करता है, SO2 के साथ संयोग करके बना लेता है H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बना लेता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है, एसिड है ना। इसी एसिड को हम लोग क्या कहते हैं, एसिड रैन, माने अम्ल वर्षा है ना। वो जो वर्षा हो रहा है उसमें क्या निकल रहा है, एसिड आ रहा है, उसी का नाम क्या है, एसिड रैन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, इसके अलावा ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, एयर पॉल्यूशन क्या है, वाटर पॉल्यूशन क्या है, इसके बारे में पढ़ना है।
BOD के बारे में पढ़ेंगे, COD के बारे में पढ़ेंगे। इन तमाम चीज़ की जानकारी प्राप्त करेंगे किसमें, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ओके, ये 14 चैप्टर जो है बच्चों, 14 चैप्टर का नाम लिख दिए और 14 चैप्टर में क्या क्या टॉपिक पढ़ना है उसके बारे में हम बताएं। कंप्लीट जानकारी दी सिलेबस के कि किस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। ओके, इसीलिए बच्चों क्लास 11 को अच्छी तरह से पढ़ने की आवश्यकता है, बिकॉज इट इज ए क्वांटम जंप बिटवीन क्लास 10 एंड क्लास 11। ओके, आप यहाँ सजग नहीं रहेंगे तो पॉज स्लिप कर जाएगा। समझ रहे हैं ना? देखिए बेसिक डिफरेंस क्या है। आप 10th में बहुत अच्छा नंबर ले आए, 90% ले आए, 95% ले आए, 98% ले आए, तो क्या आप 10th पास करके डॉक्टर इंजीनियर बन जाइएगा? नहीं बनिएगा। लेकिन यदि आप 11-12 अच्छी तरह से पढ़े हैं तो हम आप कि आप एक बार में IIT पास कर जाइएगा, एक बार में मेडिकल पास कर जाइएगा। अब अंदाज लगा लो, LKG से 10 आने में आपको 12 साल लग गया। LKG UKG 2 ईयर उधर हुआ और फिर 1 से 10 यानी 10 2 12 साल का मेहनत आप एक तराजू पर रख दीजिए और दूसरे तराजू पर आप रखिए 2 ईयर मात्र 11 और 12। ये 2 साल आप मेहनत कर लीजिएगा तो आप क्या बन जाइएगा 2 साल के बाद? डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब। समझ रहे हैं ना? मैंने आपके पीछे साहब लग जाएगा। और यदि 2 साल मेहनत नहीं कीजिएगा तब आप क्या बन जाइएगा? समझ रहे हैं ना? रोड छाप हो जाइएगा। रोड छाप समझ रहे हैं ना? इसीलिए यहाँ पर आपको अच्छी तरह से मेहनत करना है। यहाँ बच्चे क्या करते हैं, बहुत खास करके बिहार बोर्ड के स्टूडेंट 10th तक तो अपने माँ बाप के पास पढ़ते हैं, गांव में पढ़ते हैं, और जब आ जाते हैं 11-12 में भागलपुर पढ़ने, पटना पढ़ने, दिल्ली जाता है, बहुत जगह जाता है। वहाँ जो शहर का वातावरण में जाता है, शहर के वातावरण में वो चकाचौंध हो जाता है और गलत फ्रेंड के संगत में आने से वह पथ भ्रष्ट हो जाता है। समझ रहे हैं ना? इसीलिए ऐसे दोस्त से सावधान रहिएगा। खास करके आपके माता पिता 2 वर्ष तक बहुत ज़्यादा खर्च करेंगे आपके साथ, आपके पीछे जो है बहुत ज़्यादा खर्च करेंगे। उस पैसे का आप मिसयूज नहीं कीजिएगा, बल्कि वो 2 साल जो है आपके भविष्य का स्वर्णिम अवसर है, उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज कीजिएगा, अच्छी तरह से यूज कीजिएगा तो 2 साल में आपका तकदीर बदल जाएगा। ये 2 साल आप सब चीज़ त्याग दीजिएगा, घर त्याग दीजिएगा, पिता से मोह त्याग दीजिएगा, माता जी से मोह त्याग दीजिएगा, मम्मी पापा से दूर रहिएगा, जितना फेस्टिवल है उसको छोड़ दीजिएगा। 2 साल यदि तपस्या कर लीजिएगा तो आपका जिंदगी बदल जाएगा। और 2 साल यदि तपस्या नहीं कीजिएगा तो फिर आपको रोड पर ही भौंकना पड़ेगा। समझ गए ना? इसीलिए ये 2 ईयर very important part of your life to make your future bright or dark. This 2 year is very important. So I request to all of the students, please do not wastage this 2 year. You must utilize this 2 year in a proper way so that you can make your future bright and bright. Okay? आगे एक चीज और हम आपको बता देते हैं क्लास 11 के स्टूडेंट को कि क्लास 11 में आप जहां भी पढ़िएगा सबका वीडियो आपको दिया हुआ है। डिफरेंट टीचर का वीडियो देखिएगा, जहां क्वालिटी हो, जिनकी पढ़ाई में क्वालिटी हो, जिनका पढ़ाई आप अच्छी तरह से समझिएगा और जिनका पढ़ाई क्वालिटी हो वहाँ पढ़िएगा। चूँकि 11-12 जो है यहाँ अच्छे गुरु से पढ़ने की आवश्यकता है। जब तक अच्छा गुरु आपको नहीं मिलेगा तब तक आप जो है
आपका प्रॉपर विकास नहीं हो पाएगा। इसीलिए यहाँ गुरु का जो चुनाव कीजिएगा सोच समझ के कीजिएगा। समझ रहे हैं? अगेन आई रिक्वेस्ट टू यू, यहाँ गुरु का जो चुनाव कीजिएगा वह सोच समझ के कीजिएगा। कैसे समझिएगा? डिफरेंट टीचर का वीडियो जो आपको यूट्यूब में दिया हुआ है, सब का वीडियो आप देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा टीचर का पढ़ाई जो है अच्छा है, किस टीचर के पढ़ाई में क्वालिटी है। ऐसा नहीं 11-12 के बच्चे हम मिस कर जाते हैं कि अब हम हल्का हल्का चीज़ पढ़ाने लगेंगे, एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, एलिमेंट क्या है, वो चीज़ तो आप खुद समझिएगा, चूँकि तो 9वां 10वां में पढ़ के अबे किए। अब हम उसी बात को पढ़ाएंगे तो समझिएगा ना। आप ये देखिए कि पढ़ाई में क्वालिटी है कि नहीं, क्वालिटी को पकड़िएगा। जहाँ क्वालिटी है वहाँ पढ़िए। यहाँ भागलपुर में बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं, सभी विद्वान हैं, जो आपके लिए सूटेबल हो, जहाँ आपको क्वालिटी मिले, जहाँ लग रहा है कि आपके भविष्य का फॉर्मेशन होने वाला है, आपका फ्यूचर बनने वाला है, वहीं पढ़िए। थैंक्स।